why we are doing the things we are doing in our life. हम जो कर रहे हैं वो हम कर ही क्यों रहे हैं, हम इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग स्कूल आते हो, आप लोग पढ़ने स्कूल आते हो, तो ये जरूरी है समझना कि हम ये स्कूल आने का हमारा पर्पस क्या है, why we are receiving this education and how is it really helping us. We are receiving this education to basically learn about the outer world. जो भी हमें हम यहाँ पर आए हैं ताकि हमें बाहर की दुनिया के बारे में थोड़ा कुछ पता चल सके, ताकि हमें पता चल सके कि अलग अलग तरीके के सिस्टम्स कैसे रन करते हैं, नंबर्स कैसे हमें हेल्प कर सकते हैं, हमें लैंग्वेजेस हम सीख सके, हम प्लैनेट के बारे में समझ सके, हम साइंटिफिक वर्ल्ड के बारे में समझ सके। हम ये सारी चीजें सीखने आते हैं और एजुकेशन का पार्ट ही यही है, ताकि हमें कुछ सिखाए, हमें कुछ समझाए हमारी जो बाहर की दुनिया है उसके बारे में। हम ये भी बोल सकते हैं कि एजुकेशन का जो पर्पस है वो पर्पस ये है ताकि हम पढ़ लिख जाएं और हमारी जॉब लग जाए। बेसिकली एजुकेशन से हम अपनी लिविंग कमाना चाहते हैं। अब एजुकेशन से लिविंग कमाना ही अगर पर्पस है तो कहीं ना कहीं एजुकेशन का अपना जो पॉइंट है वो फेल हो रहा है, क्योंकि एजुकेशन का पूरा पर्पस ही यही है that we need to learn about things, that we need to understand about the world. If we simply put the purpose of education as something which will help us earn a living, और अगर earning a living ही point है तो हमें ये सोचना पड़ेगा तो एजुकेशन का फिर क्या पॉइंट है, क्योंकि अगर अर्निंग द लिविंग ही पॉइंट है तो हम तो कुछ भी करके वो लिविंग कमा सकते हैं। हम कोई सड़क पे कोई स्टॉल लगा दें, हम कोई दुकान खोल लें और उससे भी पैसा आ जाता है। भले ही ये पॉपुलर तरीके से समझा जाता हो कि एजुकेशन का पॉइंट ये है ताकि वो आपको आपके इसको ऐसे ही बोला जाता है ना कि वो आपके पैरों पे आप खड़ा हो जाओ ताकि आप अपने पैसे कमाने लग जाओ एक्सेट्रा। लेकिन अगर हम इसी को ही पॉइंट बनाकर चलते हैं कि हम पढ़ाई ही इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कुछ पैसे कमाने लग जाएं, तो ये तो फेयर नहीं है, क्योंकि अगर एजुकेशन का पॉइंट बस यही है कि वो आपको थोड़ा आपकी लिविंग कमाने में अर्न कर दे, तो हमने अभी जैसे कहा कि लिविंग तो और भी तरीकों से हम अर्न कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हमें अपने आप को स्कूल जाना है, हमें चीजें पढ़नी है, हमें चीजों के बारे में समझना है। तो इसीलिए एजुकेशन का पॉइंट पहले लर्निंग अबाउट द वर्ल्ड है कि जो भी बाहर की चीजें हैं उसके बारे में हमें सीखना है, क्योंकि अगर हम उसके बारे में नहीं सीखेंगे तो हमारे पास एक इग्नोरेंस रहेगी, एक लैक ऑफ नॉलेज रहेगी, और वो लैक ऑफ नॉलेज फिर प्रॉब्लम बनेगी, क्योंकि अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगी तो हमारे पास होंगी अलग अलग तरीके की स्टोरीज, अलग अलग तरीके के बिलीव्स। तो लैक ऑफ नॉलेज हम देखते हैं कि कैसे हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है। आप पुराने लोगों के बारे में सोचो जिनको कुछ भी नहीं पता था दुनिया के बारे में कि दुनिया कैसे चलती है, कि जो भी कुछ बाहर नेचर में हो रहा है वो क्यों हो रहा है। वो सोचो कि जब कोई भी नेचुरल चीज होती होगी तो वो उसको कैसे समझते होंगे। जब लोगों को नहीं पता था कि वाटर साइकिल क्या होती है, कि कैसे पानी स्टोर होता है क्लाउड्स में और फिर क्लाउड वो रेन कर देते हैं और फिर से वो इवेपोरेट हो जाता है, जब लोगों को वाटर साइकिल की नॉलेज नहीं थी तो उनको क्या लगता होगा कि बारिश क्या चीज है। उनके लिए तो बारिश कुछ एक बहुत ही अननेचुरल फिनोमिना होती होगी। आज तो क्योंकि आपने पढ़ लिया है कि बारिश क्यों होती है और रीजन क्या है बारिश होने का, इसीलिए आप जब भी होती है तो उसको बहुत ही नॉर्मल एक इवेंट की तरह ट्रीट करते हो, अरे हाँ बारिश हो रही है, इसका मतलब हम जानते हैं कि बारिश कैसे होती है और हम देख चुके हैं और ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। सपोज करो कि किसी को अगर पता ही नहीं है कुछ भी कि वाटर साइकिल क्या होती है और नेचर कैसे वर्क करता है, और वो देख रहा है पहली बार बारिश हो रही है, तो वो क्या सोचेगा? उसके पास कितनी ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, और अगर क्वेश्चंस नहीं होंगे और वो क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे तो उसके पास वो फिर स्टोरीज बना लेगा कि बाहर बारिश हो रही है इसलिए क्योंकि ऊपर कोई बैठा अपना तौलिया निचोड़ रहा है और वो सारा पानी हमारे ऊपर गिर रहा है। तो लोग ऐसी स्टोरीज बना सकते हैं ना, लोग बिलीव बना सकते हैं कि ऊपर कोई बैठा है वो बाल्टी फेंक रहा है और इसीलिए इतना सारा पानी आ रहा है, क्योंकि उसने अपने आसपास लोगों को शायद पानी फेंकते देखा होगा या ऐसा कुछ करते देखा होगा जिससे पानी बरसता है। तो उसके पास क्योंकि कोई नॉलेज नहीं है तो उसके पास होती है स्टोरीज, उसके पास होंगे अपने बिलीव्स, वो कुछ फैंटेसी बना लेगा क्योंकि उसके पास लैक ऑफ नॉलेज है। लैक ऑफ नॉलेज डेफिनेटली रिजल्ट्स इन फैंटेसी। तो अगर हम
चीजें नहीं सीखेंगे बाहर की दुनिया के बारे में, तो हम बहुत ज्यादा एक रिस्क में चलते हैं कि हम स्टोरीज बना लेंगे, हम बिलीव्स बना लेंगे, अपने हिसाब से कुछ इन्वेंट कर लेंगे कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ऐसा है, और हम अपनी ही कोई रीजनिंग गढ़ लेंगे जिसका कोई सेंस नहीं होगा। लैक ऑफ नॉलेज एक टाइम पे फिर भी ठीक है, क्योंकि नॉट नोइंग इज फाइन, बट हम नॉट नोइंग पे ही नहीं रुकते हैं, हम नॉट नोइंग के आगे बढ़ जाते हैं, और जहां जो गैप्स होते हैं हमारी नॉलेज में, वो हम अपनी इमेजिन्ड स्टोरी से फिल अप कर देते हैं, वो हम अपने बिलीफ से फिल कर देते हैं। तो यही रिस्क है कि जब हमारे पास नॉलेज नहीं होगी, अगर हम कुछ सीख नहीं रहे होंगे, तो हमारे पास होंगी हमारी ही इमेजिनेशंस, हमारे ही आइडियाज, हमारे ही बिलीफ्स, जिनसे हम भर जाएंगे। और इसीलिए कहीं ना कहीं फिर लर्निंग इंपॉर्टेंट है। और लर्निंग आप देखोगे कि हम हर पल कर ही रहे हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी चीज के बारे में सीख ही रहा है। एजुकेशन तक तो ठीक है, एकेडमिक्स तक तो ठीक है, आप लर्न ही कर रहे हो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं। जैसे कि कोई ये सीखना चाह रहा है कि अरे हाँ कल न्यूज़पेपर में क्या छपा था, कल डिनर में किसी ने क्या खाया, तुम कल कहाँ गए थे, कोई पूछ रहा है कि अरे ये भी एक तरीके की लर्निंग है ना, ये तुमने कपड़े कहाँ से लिए, ये घड़ी कहाँ से खरीदी, तुम कल क्या कर रहे थे, एक्सेट्रा। हम ये सारी चीजें सीख रहे हैं, बट ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आउटवर्ड डायरेक्शन में ही हैं। हम जो भी कुछ सीख रहे हैं वो बाहर की दुनिया के बारे में ही है। लेकिन एक पॉइंट पे बाहर की दुनिया के बारे में सीखना जरूरी है, लेकिन उससे भी कहीं ना कहीं साथ साथ जरूरी है हमें अपने बारे में भी सीखना। जब हमें हमारे बारे में नहीं पता होता है तो हम बाहर की ही सारी क्यूरियोसिटी करते हैं, हमारी दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि तू क्या कर रहा था, तूने कल क्या खाया, तूने कल क्या पहना, एक्सेट्रा। ये सारी हमारे पास क्यूरियोसिटी रहेगी बाहर की चीजों के बारे में, कि तुमने क्या पढ़ाई करी, कि तुम कहाँ गए थे, तुम क्या कर रहे थे। हम एक तरीके से एक अपने आप को इस गॉसिप में इंडल्ज कर लेंगे, क्योंकि पॉइंट ये है कि हमें नहीं पता कि हम ये क्यों सारे क्वेश्चंस जानना चाह रहे हैं। हमारे पास हमारा जो फंडामेंटल नेचर है वो है ही सीखने का, वो है ही समझने का, चीजों को जानने का। लेकिन हमें ये देखना होगा कि हम किन चीजों को जान रहे हैं, हमारी जो क्यूरियोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है और क्यों हम इतने क्यूरियस हैं। क्यूरियस तो आप तब भी होते हो जब किसी की लड़ाई हो जाती है तो कोई फट से पूछने जाता है कि हाँ क्या हुआ, ये क्यों लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं। हमारे लिए बस इतना काफी नहीं है कि दो लोग लड़ रहे हैं, हमें एक पूरी स्टोरी चाहिए है जो हमें एंटरटेन करे और जो हमें एक तरीके से कॉम्प्रिहेंड करे हमारे लिए वो, कि हाँ ये सामने वाला लड़ाई क्यों कर रहा है। क्योंकि अगर वो इंफॉर्मेशन होगी तो प्रॉब्लली लड़ाई देखने में ज्यादा मजा आएगा कि अच्छा इसके साथ ये हुआ था इसलिए इसने पीटा, एक्सेट्रा। तो हम ये सारी इंफॉर्मेशन सीख जरूर कर रहे होंगे, हमारे पास ये क्यूरियोसिटी जरूर होगी बाहर की चीजों को लेके। बट इस क्यूरियोसिटी का मतलब क्या है हमारा, हमने अभी बोला कि फंडामेंटल नेचर है ही चीजों को जानना, चीजों को समझना। तो चीजों को समझने में बाहर की चीजों के साथ साथ हमें अपने बारे में भी जानना होगा। अगर हम अपने बारे में नहीं जानेंगे तो हम अलग अलग तरीकों की चीजों को समझने की कोशिश करेंगे जिससे हमारी कोई मदद नहीं हो रही होगी। हम बोलते हैं नॉलेज इज पावर। आप स्कूल में आके सीख भी रहे हो, मैथ्स के बारे में सीख रहे हो, आप लैंग्वेजेस सीख रहे हो, आप नंबर्स जैसे अभी हमने बोला नंबर्स सीख रहे हो, आप सोशल साइंसेस सीख रहे हो, आप साइंस सीख रहे हो। बट ये सारी नॉलेज हमें हमारी लाइफ में कैसे हेल्प कर सकती है। मेरे को साइंस का एक कॉन्सेप्ट सीखना मेरी प्रॉब्लम नहीं एड्रेस कर सकता। मैं कोई सोशल साइंसेस का कोई हिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट पढ़ लूंगा, मैं ज्योग्राफी के बारे में समझ लूंगा, बट क्या वो मेरी लाइफ में मेरी प्रॉब्लम को एड्रेस कर देगा? क्या वो मेरी एंजाइटी को एड्रेस कर देगा? क्या एक इक्वेशन सॉल्व करना मेरे फियर्स को मेरे को सॉल्व कर देगा? अगर मैं जेलस हूं तो क्या मेरी जेलसी मेरी हाई आईक्यू से एड्रेस हो सकती है? प्रोबेबली नहीं। तो हमारे पास बाहर की नॉलेज होनी जरूरी ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमारे पास हमारी नॉलेज नहीं होगी तो जो बाहर की जो भी सारी नॉलेज है हमें देखने को मिलेगा कि वो एक पॉइंट पर के बाद आके हमारे लिए यूजलेस है, हमें उसकी कोई मदद नहीं मिल रही है। उसका यूज है इन टर्म्स ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, इन हेल्पिंग अस डूइंग थिंग्स, इन हेल्पिंग in inventing things, in discovering new things in the field of technology, in the field of science। इस सारी नॉलेज का एक एप्लीकेशन बेस्ड यूज है। लेकिन ये सारी नॉलेज जब हम अपनी लाइफ को देखेंगे, जब हम अपने ही बिहेवियर को देखेंगे, जब हम अपने ही तौर तरीकों को देखेंगे, हमें देखने को मिलेगा कि वो सारी नॉलेज ये बाहर के वर्ल्ड पे अप्लाई होती है, बट कहीं ना कहीं हमें हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होती है।
मैं अगर डरा हुआ हूं, मैं अगर परेशान हूं, तो जो भी मेरी आईक्यू है वो उसको, उस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर सकती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि नॉलेज इज पावर, बट व्हाट इज एग्जैक्टली नॉलेज? व्हेन वी से इन दिस स्टेटमेंट नॉलेज इज पावर, तो वो कौन सी नॉलेज है जिसके बारे में बात हो रही है, और ये कौन सी पावर है जो हमें नॉलेज दे देगी? अब नॉलेज, जैसे हमने बोला कि अलग अलग तरीके की हो सकती है, कि बाहर की डायरेक्शन की होती है और अपने अंदर अपने बारे में होती है नॉलेज। तो जो नॉलेज कंप्लीट है वो नॉलेज है ही सेल्फ नॉलेज, हमें सेल्फ नॉलेज पावर बनाएगी। लेकिन हमें लगता है कि नॉलेज इज पावर जब हम बोलते हैं, जो यूजुअली लोग बोलते हैं, उसका मतलब ये होता है कि नॉलेज अगर हमारे पास आ जाएगी तो उससे पावर आ जाएगी, ताकि मैं दुनिया में चीजें कर पाऊंगा। नॉलेज अगर मैं अपनी एजुकेशन रिसीव कर लूंगा तो उससे पास पावर आ जाएगी, मेरे पास पैसे कमाने की पावर आ जाएगी। इस तरीके से भी इस स्टेटमेंट को समझा जाता है। इस स्टेटमेंट को ऐसे भी समझ सकते हैं कि नॉलेज अगर मेरे को किसी के बारे में पता चल गया तो मैं उसका फायदा उठा सकता हूं, तो ये एक पावर है। मेरे को अगर उसकी कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन पता चल गई तो मैं उससे ब्लैकमेल कर लूंगा, और जो मुझे उससे निकलवाना है वो मैं निकलवा लूंगा, तो ये भी मैं इसको पावर बोलूंगा। तो नॉलेज इज पावर का ये भी यूज है। बट जो फंडामेंटल, अगर हम ऐसे ही नॉलेज को यूज करते रहेंगे, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा, उससे हमारी लाइफ में, उससे हमारी प्रॉब्लम्स एड्रेस नहीं होंगी, हमारी ही लाइफ की। तो ये जो नॉलेज इज पावर है, इसका जो प्रॉपर यूज होगा वो होगा सेल्फ नॉलेज इज पावर। जब हमें हमारे बारे में नॉलेज होगी तब हमें पावर होगी अपने आप को समझने की और एक ब्रॉडर परसेप्शन लाने की। और पावर का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ जो होती है, जिसको बल भी कहते हैं हिंदी में, ये स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलता है कि किसी को कब बोला जाता है कि इसके पास स्ट्रेंथ है, दैट दिस पर्सन इज स्ट्रांग। जब हम कोई किसी को डोमिनेट कर पाते हैं, जब हम किसी के ऊपर चढ़ पाते हैं, जब हम किसी को थोड़ा डरा पाते हैं, तब हम बोलते हैं कि ये स्ट्रेंथ है। क्या ये सही डेफिनेशन है स्ट्रेंथ की? स्ट्रेंथ तो फिर सामने वाले की वीकनेस पर ही हमेशा डिपेंड करेगी, कि जितना सामने वाला वीक होगा और हम उसको उतना डोमिनेट कर पाएंगे, यही इक्वेशन हमारी स्ट्रेंथ डिफाइन करेगी। क्या ये ठीक डेफिनेशन हो सकती है स्ट्रेंथ की? तो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं फिर डिपेंडेंट ही है सामने वाले के वीक होने पे। जब तक सामने वाला वीक नहीं होगा, जब तक मैं उसको, उसके ऊपर किसी तरीके का जोर नहीं चला सकता, जब तक मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, तब तक मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास किसी तरीके की स्ट्रेंथ है, मेरे पास किसी तरीके की पावर है। तो अगर हमारी पावर डिपेंड ही इस बेसिस पे, इसी चीज पे कर रही है कि सामने वाला वीक है और अब मैं उसको डोमिनेट कर सकता हूं, या मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूं, या मैं उसको फिजिकली एक तरीके से उसको डरा सकता हूं, तो मेरी स्ट्रेंथ तो बस इसी पे ही डिपेंड करेगी। क्या स्ट्रेंथ की ये ठीक डेफिनेशन है? स्ट्रेंथ अगर रियल है तो वो अपनी डोमिनेशन पर डिपेंड नहीं करती। दूसरे को एक्सप्लॉइट करने की, दूसरे को वीक दिखाने की जो टेंडेंसी है, वो रियल स्ट्रेंथ की डेफिनेशन नहीं हो सकती। स्ट्रेंथ इस चीज में नहीं है कि आप किसी को धमका दो, स्ट्रेंथ इस चीज में नहीं है कि आप किसी को कंट्रोल कर लो, स्ट्रेंथ इसी चीज में नहीं है कि आप उसको डरा दो। स्ट्रेंथ ऐसे नहीं डिसाइड हो सकती। स्ट्रेंथ होती है आपकी ही माइंड की क्लैरिटी, और जो माइंड क्लियर होता है, जो अपने आप को समझता है, जो अपनी कंफ्यूजन्स से को समझ चुका है और उससे अपने लिए अंदर एक क्लैरिटी ला चुका है, ये क्लैरिटी ऑफ माइंड ही हमारे अंदर स्ट्रेंथ लाती है। हमारी ही सिंप्लिसिटी, हमारी ही एक तरीके की इनसाइट इनटू आवर ओन नेचर विल गिव अस एक्चुअल स्ट्रेंथ। नहीं तो हमारे पास बस, अगर ये बात भी समझो, अगर हम किसी को डोमिनेट कर रहे हैं तो ये बहुत चांसेस है कि कोई दूसरा भी हमें डोमिनेट कर सकता है। तो प्रॉब्लम ही यहाँ पे ये हो जाती है जब हम स्ट्रेंथ को इस टर्म्स में समझने लग जाते हैं कि स्ट्रेंथ का मतलब ही यही है किसी दूसरे पर एक्सरसाइज करना अपनी स्ट्रेंथ। तो ये एक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ है ही अपनी ही सिंप्लिसिटी, अपनी ही क्लैरिटी ऑफ माइंड कम्स डिफाइंस स्ट्रेंथ। तो अब ये पावर जो है, जो नॉलेज इज पावर है, जिसका बेसिक डेफिनेशन है कि सेल्फ नॉलेज इज पावर, तो ये सेल्फ नॉलेज ही हमारे लिए पावर बनती है, क्योंकि यही हमारे लिए क्लैरिटी लाती है। सेल्फ नॉलेज का मतलब अब यहाँ पे क्या है? हमें जानना पड़ेगा अपने ही बिलीव्स के बारे में, हमें हमारे ही तरीकों के बारे में समझना पड़ेगा। कहाँ हम डर जाते हैं, कहाँ हम एकदम से एंग्शियस हो जाते हैं, किन चीजों में हम एक्साइटेड रहते हैं, किन चीजों को लेके हम दुखी रहते हैं। हमें ये सारी चीजें अपने ही बारे में समझनी पड़ेगी।
जितना हम अपने आप को समझेंगे, जितना हम रियल लाइफ में अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे कि किन किन जगहों पर मैं एकदम खुश हो जाता हूं और कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे एकदम दुखी बना देती हैं, जब मैं इन चीजों को समझने लग जाऊंगा, अपने ही बिहेवियर को, मेरे ही माइंड को, कि कैसे मैं इतना इनसिक्योर हूं, कि कैसे मैं इतना डरा हुआ हूं, क्यों मैं इतना डरा हुआ हूं, क्यों मुझे गुस्सा आता है, और क्या गुस्सा ठीक चीज है, बुरी चीज है, गुस्सा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, जब तक ये सारे क्वेश्चंस को मैं खुद से समझूंगा नहीं, इनके अंदर खुद की एक रिसर्च नहीं करूंगा, तब तक किसी भी तरीके की सेल्फ नॉलेज नहीं आ सकती। सेल्फ नॉलेज का पॉइंट ही यही है, टू ऑब्जर्व वन सेल्फ, एंड थ्रू दैट ऑब्जर्वेशन लर्निंग अबाउट योर बिहेवियर, लर्निंग अबाउट योर टेंडेंसीज, learning why you behave the way you behave, learning about your fears, learning about your anxieties, इन सब के बारे में सीखने से ही सेल्फ नॉलेज आती है, तभी हम अपने आप को समझ सकते हैं। हम इस इंप्रेशन के अंदर चलते हैं कि हम, हर इंसान अपने बारे में जानता है, हमें लगता है कि हाँ हमें तो अपने बारे में कुछ ना कुछ पता ही है, हम तो अपने बारे में जानते ही हैं। बट अगर आप क्लोजली देखो तो क्या आप वाकई में जानते हो? आपको पता, क्या वाकई में अपने आप को जानते हो? आपको पता है कि आपको गुस्सा क्यों आता है और अचानक से वो कैसे आता है और आपके ऊपर एक कंट्रोल जमा लेता है? और क्या ये कहना ठीक है कि मुझे गुस्सा आता है? क्योंकि अगर आपको गुस्सा आ रहा होता तो आप देख पाते अपने गुस्से को, और उस गुस्से का आपके ऊपर वैसा कंट्रोल नहीं होता जैसा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हम भले ही बोलने के लिए बोलें कि मुझे गुस्सा आता है, बट कहीं ना कहीं क्लोजली अगर हम देखेंगे तो ये पता चलेगा कि हम गुस्से को आते हैं। गुस्सा समहाउ यहाँ है और वो हमें पॉकेट की तरह यूज कर लेता है। हमारा डर यहाँ है और वो हमें पॉकेट की तरह यूज कर लेता है। हमारे जो एंजाइटी है वो आती है हमें और वो हमें पॉकेट की तरह यूज कर ले जाती है। तो कहाँ हम जानते हैं अपने बारे में कुछ भी? हम भले इस इंप्रेशन के अंदर चलें कि हमें पता है, हम इंसानों को तो समझते ही हैं, हम अपने बारे में समझते ही हैं, बट ये क्लोजली देखने पर पता चलेगा हम अपने बारे में बहुत ज्यादा इग्नोरेंस से भरे हैं। और इग्नोरेंस का मतलब है लैक ऑफ नॉलेज। There is a substantial lack of knowledge that we have about our own selves, about our own behavior, about our own patterns. और जब तक ये रहेगी तब तक हम डरे हुए ही रहेंगे, तब तक हम एंग्शियस ही रहेंगे, तब तक हमें गुस्सा आएगा और वो गुस्सा हमसे चीजें करा ले जाएगा और हमें पता नहीं होगा कि ये क्या हुआ। तब तक हम लालची रहेंगे कि हमारी लालच हमसे आके कुछ करा जाएगी और हमें लगेगा कि अरे नहीं ये तो ठीक था, बट देखने को मिलेगा कि हमारे बिहेवियर में हम हैं ही नहीं। हमारा बिहेवियर पूरी तरीके से हमारी लालच है, हमारा गुस्सा है, हमारी एंजाइटी है। मेरे बिहेवियर में मैं ही नहीं हूं। मैं बोलता हूं कि मैं लाइफ जी रहा हूं, मैं बोलती हूं कि मैं लाइफ जी रही हूं, बट मेरी लाइफ में मैं कहां हूं? मेरी लाइफ में तो बस ये सारे इन्फ्लुएंसेस ही हैं जो मेरे एक्शंस कंट्रोल कर रहे हैं, जो मेरे बिहेवियर कंट्रोल कर रहे हैं। तो अपने बारे में सीखना ही, इससे जब हम अपने आप को देखेंगे और अपने आप को समझेंगे, अपने बिहेवियर्स को जानेंगे, इसी से ही मुझे पता चलेगा कि कैसे ये सारे इन्फ्लुएंसेस मुझे एक तरीके से फोर्स करते हैं एक पर्टिकुलर बिहेवियर करने के लिए, एक पर्टिकुलर एक्शन करने के लिए। और यहां से हमें डिफरेंस पता चलेगा इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस के बारे में। जो अपने बारे में सीखता है, जो अपने बारे में समझता है, वो इंसान इंटेलिजेंट कहलाता है। अभी जो हम एक्सरसाइज करते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं मैथ्स के बारे में, साइंस के बारे में, उन सारे एरियाज में, उन सारे सब्जेक्ट्स में हम बस अपनी सिंपली इंटेलेक्ट एक्सरसाइज करते हैं। इंटेलेक्ट आप नहीं हो। इंटेलेक्ट बस हमारी एक पूरे जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसका एक छोटा सा पार्ट है। और अगर हम ही डरे हुए हैं तो आप देखोगे कि कैसे आप अपनी चालाकी, आप जो आपका पूरा आईक्यू है, जो पूरी आपकी इंटेलेक्ट है, वो आपका डर आप कंट्रोल करेगा। अगर आप डरे हुए हो तो आप तरीके तरीके के बहाने बनाओगे, आप तरीके तरीके की स्कीम्स रच लोगे उन अपने डर को एक तरीके से मिटाने के लिए या उसको थोड़ा कंसोल करने के लिए। कैसे झूठ बोलने में भी आप देखो कि कितना दिमाग लगता है। हम कितने इलैबोरेट लाइज, कितने इलैबोरेट स्टोरीज, वो एक छोटा सा बच्चा भी उसको पता है कि क्या बोलना है ताकि ये झूठ होगा और मैं इससे अपनी बात मनवा लूंगा। तो हमारे पास एक इंटेलेक्ट तो होती ही है, लेकिन वो इंटेलेक्ट भी फिर ऑपरेट ही होगी हमारी ही वर्स्ट टेंडेंसी से, हमारे ही डर से और हमारी ही नर्वसनेस से, हमारी एंजाइटी से। तो इंटेलेक्ट एक अलग चीज होती है और इंटेलिजेंस एक अलग चीज होती है हमारी लाइफ में। और जो मोस्टली होता है वो इंटेलेक्ट ही होती है।
हम बस अपने आप को ट्रेन कर रहे होते हैं। इंटेलेक्ट एक फिजिकल पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, और जितना हम ये चीजें सीखते जाते हैं, जितना हम जैसे जैसे समझते जाते हैं, वो वाला पार्ट बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। लेकिन इंटेलिजेंस कभी हम देखेंगे कि यूज ही नहीं होती। इंटेलिजेंस हमारे पास कभी आती ही नहीं है, और इंटेलिजेंस आती ही सेल्फ नॉलेज से है। जब हम अपने बारे में सीखते हैं, जब हम अपने बारे में समझते हैं, वहां से इंटेलिजेंस आती है। वो इंटेलिजेंस फिर इंटेलेक्ट को यूज करके कुछ ठीक कर काम कर सकती है, कुछ बढ़िया काम कर सकती है। लेकिन जब तक हमारे पास वो इंटेलिजेंस नहीं है, हम ये देखेंगे कि हमारी जो वर्स्ट टेंडेंसीज हैं वही इंटेलेक्ट को यूज करती हैं, और फिर वो अलग अलग तरीके की काम करेंगी। वो शायद झूठ बोलेंगी। आप देखोगे कि जो चोर होता है, चोरी करने में भी बहुत ज्यादा दिमाग लगता है। वो ये सोचेगा कि हाँ, यहाँ से मेरा एंट्री प्लान है, यहाँ से मेरा एग्जिट प्लान है, मैं ये करूंगा तो बच जाऊंगा, और इस वाली सिचुएशन में अगर मैं फंस गया तो मुझे ऐसे निकलना है, मेरा एक एस्केप रूट है। ये सारी चीजों को प्लान करने में भी तो एक तरीके की इंटेलेक्ट लगती है ना। अब इंटेलेक्ट तो सबके पास होती है, लेकिन वो देखो कि वो किस यूज के लिए होती है। हम कैसे, किन चीजों के लिए, किन कामों को पूरा करने के लिए अपनी इंटेलेक्ट को यूज कर रहे हैं। और क्या ये इंटेलेक्ट भी कहीं ना कहीं एक स्लेव नहीं है हमारी ही इन जो टेंडेंसीज हैं उनकी। तो इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस तभी डिफरेंस है। जब तक हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं होगी, जब तक हमारे पास खुद के बारे में नॉलेज नहीं होगी, तो हमारी जो इंटेलेक्ट है वो सिंपली अब्यूज ही होगी, उसका बस यूज ही होगा। और यहीं से हम देख पाएंगे कि कैसे अगर हम बस इंटेलेक्ट ही यूज कर रहे हैं, तो इंटेलेक्ट के अंदर दो तीन चीजें होती हैं। उसके अंदर मेमोरी होती है, जो उसका बेसिक पार्ट होता है, जो उसने सीखा होता है, और फिर उसी को ही वो अलग अलग तरीके से यूज करके प्रिंसिपली अप्लाई करती है। यही इंटेलेक्ट का पार्ट होता है। तो यही इंटेलेक्ट क्या जानवर भी यूज नहीं करता? जानवर के पास भी एक मेमोरी होती है। अगर आप किसी जानवर को थोड़ा खाना खिलाओगे, एक बार खिलाओगे, दो बार खिलाओगे, तो उसको पता चल जाएगा कि उसको यहां से खाना मिलता है, और वो अपने आप आकर आपके पास आएगा, और वो फिगर आउट कर लेगा कि अपनी मेमोरी से कि हाँ, मुझे यहां से खाना मिलता है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यही हमारी इंटेलेक्ट भी तो है। हमारी इंटेलेक्ट में और फिर एक जानवर की इंटेलेक्ट में जो उसकी एक इंटेलिजेंस है, और यहाँ पे इंटेलिजेंस बस सर्वाइवल के लिए ही है। अगर हमारी इंटेलेक्ट बस हमारे सर्वाइवल के लिए ही यूज हो रही है, और वो सर्वाइवल कौन सा है? बॉडीली सर्वाइवल। अगर हमारी इंटेलेक्ट बस हमारी बॉडीली सर्वाइवल के लिए यूज हो रही है, तो हम में और एक जानवर में डिफरेंस क्या है? एक जानवर अपनी इंटेलेक्ट यूज करके अपना पेट भरता है, हम अपनी इंटेलेक्ट यूज करके अपना पेट भरेंगे। तो हम में और जानवर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। एक छोटा सा बैक्टीरिया भी जो अपनी इधर उधर की, एक वायरस भी जो अपनी मूवमेंट कर रहा है, वो इसलिए ही कर रहा है ताकि वो अपने आप को एक्सपैंड करे, ताकि वो अपने आप को बढ़ाए। वायरस एक बॉडी में लगता है और फिर उस बॉडी से सैचुरेट होकर वो दूसरी बॉडी में जाता है। इसका मतलब यह है वो अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है। क्या हम भी इंटेलेक्ट आने पर ये नहीं करते कि हमारे पास इंटेलेक्ट आ जाएगी तो हम भी अपने आप को एक्सपैंड करेंगे, हम एक फैमिली बना लेंगे, हम एक घर खरीद लेंगे, और हम अपने आप को और स्प्रेड करेंगे। अगर हम भी हमारी इंटेलेक्ट के यूज से अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, और एक जानवर, एक वायरस भी अपनी इंटेलेक्ट या जो भी उसकी इंटेलिजेंस है उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप को स्प्रेड कर रहा है, तो कोई फंडामेंटल डिफरेंस कहां है हमारी इंटेलेक्ट के यूसेज में और जानवर के इंटेलेक्ट के यूसेज में? तभी तो फिर इंटेलिजेंस का आना जरूरी है, तभी तो फिर एक विजडम का आना जरूरी है। बिना इस विजडम के, बिना इस इंटेलिजेंस के इंसान शायद इंसान है ही नहीं पूरी तरीके से। इंसान ही तब बनता है जब उसके पास एक इंसाइट होती है अपने बिहेवियर को लेके, जब उसको पता होता है कि वो कौन कौन सी टेंडेंसी से रूल हो रहा है, जब उसको पता होता है कि जो उसकी सोच है, उसकी सोच को क्या चीजें चला रही हैं, उसकी सोच को क्या चीजें इन्फ्लुएंस कर रही हैं। जब ये इंटेलिजेंस नहीं होगी तो हमारे पास होंगे हमारे ही बायसेस, हमारे ही बिलीफ्स, हमारे ही नोशंस। उन नोशंस पे हम सिंपली चलने लग जाएंगे। बहुत सारे नोशंस में एक नोशन ये भी होगा कि हमें लगेगा कि कंपटीशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और कंपटीशन एक स्टूडेंट लाइफ का फैक्ट ही है। हम इसको एक फैक्ट की तरह ही ट्रीट करके चलते हैं कि अरे स्टूडेंट लाइफ में एकेडमिक्स में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, और हमें सामने वाले से आगे निकलना है, हमें अच्छे नंबर लाने हैं ताकि हम उससे आगे निकल जाएं, हम क्लास में टॉप कर लें और हम सबसे ज्यादा बेस्ट बन जाएं। क्या कंपटीशन, हम ये पूछ ही नहीं पाएंगे कि क्या कंपटीशन जरूरी है? क्या हमें कॉम्पीट करना जरूरी है?
कि क्या हमारे अच्छे नंबर इसीलिए आने चाहिए ताकि हमें सामने वाले से आगे निकलना है, या मेरे अच्छे नंबर बस इसलिए आने चाहिए कि मेरे को एक सब्जेक्ट में एक मेरा डीपर इंटरेस्ट है, मुझे उसमें उसे समझना अच्छा लगता है, मुझे वो सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है, और क्योंकि मुझे वो पढ़ना अच्छा लगता है तो एग्जाम आता है और मैं उसे अपने अकॉर्डिंगली दे देता हूं, और वो फिर मेरे को बता देता है कि हाँ इसमें तुम्हारे इतने नंबर आए। वो सिंपली रिप्रेजेंट करता है मेरा इंटरेस्ट। जो मेरे एग्जाम्स में जो मेरे नंबर आ रहे हैं वो नंबर बस मेरा फॉन्डनेस ऑफ मेरी सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो इस चीज के बारे में नहीं है कि मेरे को किससे आगे निकलना है या मेरे को किससे पछाड़ना है या मेरी क्लास में कहाँ रैंक है। तो जब हमारे पास बिलीफ्स होते हैं, जब हमारे पास नोशंस होते हैं, तो हम सिंपली जो भी रूल्स सेट हैं, जो भी इस्टेब्लिश्ड आपके जो बिलीफ सेट हैं, हम बस उनके ऑटोमेटिकली पार्ट बन जाते हैं। हम ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। हमें लगता है कि एक रेस है जो हमें भागनी है, हमें लगता है कि हाँ हमें इससे आगे निकलना है, हमें दूसरे से आगे निकलना है, और जो सबसे ज्यादा आगे निकल जाएगा वो नंबर 1 कहलाएगा। इस नंबर 1 आने की रेस को हम सिंपली बिलीव कर लेंगे, और जब तक हम इसको क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमारी किसी भी तरीके की जो इंटेलिजेंस है वो इवॉल्व हो ही नहीं सकती। हम बस एक इंटेलेक्ट के डोमेन में फंक्शन करते जाएंगे और कभी इंटेलिजेंस के डोमेन में आ ही नहीं पाएंगे। बंद कर दीजिए। इंटेलिजेंस होती ही वही है जो खुद को क्वेश्चन कर सके, जो खुद को अपने ही तौर तरीकों को, अपने ही वेज को, अपने ही हैबिट्स को क्वेश्चन कर सके। और जो खुद को क्वेश्चन नहीं कर पा रहा वो इंटेलिजेंट उसको कहा ही नहीं जा सकता, भले ही उसके बहुत ज्यादा नंबर आते हो, भले ही उसकी आईक्यू बहुत ज्यादा हो, लेकिन जो खुद को क्वेश्चन नहीं कर सकता, जो खुद पर डाउट नहीं कर सकता, जो खुद के बारे में नहीं सीख रहा है, वो बस कहने के लिए, वो बस ऊपर तरीके से इंटेलिजेंट उसको कहा जा सकता है, उसकी आईक्यू हाई कही जा सकती है। लेकिन जब वो बहुत ज्यादा अगर जेलस है, एक इंटेलिजेंट पर्सन, सो कॉल्ड हाई आईक्यू वाला पर्सन अगर बहुत ज्यादा जेलस है, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है, अपने आप को दे थिंक रियली हाईली ऑफ देमसेल्व्स, आर दे रियली फिट टू बी कॉल्ड इंटेलिजेंट? They simply have a function of a brain which they can use, which they use at a certain level, जो शायद बाकियों के लेवल से ज्यादा होगा। लेकिन अगर वो जेलस हैं बहुत ज्यादा, अगर वो बहुत इगोइस्टिक हैं, वो अपने आप को ही बहुत ज्यादा समझते हैं, तो क्या ये पर्सन वाकई में इंटेलिजेंट है? क्या इसको बोला जा सकता है कि दैट दे आर अ वाइज ह्यूमन बीइंग? क्योंकि उनके ही जो वर्स्ट टेंडेंसीज हैं वो उनको जकड़ के रखती हैं, उनके ही रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हैं। हाई आईक्यू है उनकी, बट उनकी हाई आईक्यू उनके रिलेशनशिप में कहीं नहीं दिखती है। अगर वो उतने ही रैशनल होते, वो उतने ही लॉजिकल होते, वो उतने ही स्मार्ट होते, तो उनकी स्मार्टनेस वो लाइफ में भी तो ट्रांसलेट होनी चाहिए थी, वो उनके बिहेवियर में, उनके रिलेशनशिप में भी तो दिखनी चाहिए थी। लेकिन वहां वो नहीं दिखती है, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट रहता है पूरे टाइम, वहां पर एक दूसरे से डिफरेंसेस रहते हैं, एंड देयर इज नो हार्मनी। वहां से उनके इंटेलेक्ट के लेवल पे देयर इज कंप्लीट हार्मनी, दे वुड अंडरस्टैंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स, दे वुड अंडरस्टैंड ऑल अदर डिफरेंट इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट्स। बट जब लाइफ की बात आती है तो उनकी लाइफ में कोई हार्मनी नहीं है, उनकी जगह जगह पर लड़ाइयां हैं, उनकी जगह जगह पर डिफरेंसेस हैं, कुछ लोगों से उनकी जेलसी है, कभी वो अपनी ही एंजाइटी से परेशान रहते हैं। तो ये इंसान वाकई में पूरी तरीके से इंटेलिजेंट कहाँ है? क्योंकि उसकी इंटेलेक्ट बस एक ऊपर से उसको हेल्प करती है, लेकिन उसकी लाइफ को तो वो बिल्कुल एड्रेस नहीं करती। उसकी लाइफ में तो वो अभी भी परेशान है, उसकी लाइफ में तो अभी भी वही प्रॉब्लम्स हैं। तो जब तक ये इंटेलिजेंस नहीं होगी किसी इंसान के पास, भले ही उसके पास एक हाई आईक्यू हो, भले ही उसके पास अलग अलग इक्वेशंस सॉल्व करने की कैपेसिटी हो, लेकिन अगर उसके पास उसके बारे में कोई इंसाइट नहीं है, तो वो अपनी ही वर्स्ट टेंडेंसी से, अपनी ही एंजाइटी से, अपनी ही जेलसी की प्रॉब्लम से पूरे टाइम परेशान रहेगा। तो ऐसे में उसको कहना कि ये कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा। आप कंप्लीट ह्यूमन बनते ही तब हो जब आप अपनी इंटेलिजेंस एक्सरसाइज कर सकते हो और इंटेलेक्ट नहीं। अगर कोई जो एक बर्ड है, हमने देखा है कि बर्ड की टांगे होती हैं और उसके विंग्स भी होते हैं। अगर वो बर्ड बस अपनी लेकिन विंग्स नहीं यूज करती, वो बस अपनी टांगों पर ही चल रही है अपनी पूरी जिंदगी, अगर उसने पूरी जिंदगी बस और बस अपनी टांगों पर ही बिताई है, तो क्या वो बर्ड कहलाने के लिए फिट है? नहीं ना, क्योंकि वो उड़ी ही नहीं। बर्ड का तो फर्स्ट फंक्शन ही होता है कि वो उड़े। और ऐसे ही अगर इंसान भी पूरे टाइम बस अपने इंटेलेक्ट पर ही चल रहा है,
पूरे टाइम उसकी जिंदगी में बस वो अपनी सो कॉल्ड जो उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वही यूज कर रहा है, और उसकी इंटेलिजेंस कभी जग नहीं रही है. दे आर नॉट रियली अवेकनिंग देयर इंटेलिजेंस, एंड दिस इंटेलिजेंस हैज टू बी अवेकन्ड विद इन. ये आपको कहीं बचपन से ही नहीं मिलती. बचपन से इंटेलेक्ट मिल जाती है. जैसे कहते हैं ना कि कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड हैं, उनके पास गिफ्ट है एक सर्टेन इंटेलेक्ट का, तो आपको इंटेलेक्ट गिफ्ट में मिल जाएगी. आपकी इंटेलेक्ट आपका एक फिजिकल स्ट्रक्चर का पार्ट होगी, लेकिन इंटेलिजेंस जरूरी नहीं है कि वो आपके फिजिकल स्ट्रक्चर का पार्ट हो. इंटेलिजेंस फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग हैज टू अवेकन एन इंटेलिजेंस विद इन देमसेल्व्स. कोई बाय डिफॉल्ट नहीं आता, और जब तक हम ये इंटेलिजेंस नहीं जगा रहे हैं और हम बस इंटेलेक्ट के भरोसे ही चल रहे हैं, तो हम एक्चुअली इंसान कहां हैं? आर वी रियली फिट टू बी कॉल्ड अ ह्यूमन बीइंग? क्योंकि हम तो बस पूरे टाइम इंटेलेक्ट पर ही चलते रहे, हमने कभी हमारी इंटेलिजेंस एक्सरसाइज करी ही कहां? और जब हम इंटेलिजेंस एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो हम शायद एक्चुअली ह्यूमन बीइंग अभी पूरे तरीके से बने ही नहीं है. हम शरीर से दिखते हो, हम चलते हो, और कोई हमें दूसरा कहे कि ये देखो वो इंसान जा रहा है, ऊपर ऊपर से देखने में लगेगा कि वो इंसान चल रहा है, बट एट हिज डेप्थ, एट देयर डेप्थ, दे आर नॉट रियली अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग. Because you become a complete human being when you awaken your intelligence, when you are able to observe yourself and learn about yourself, when you see your own behavior, when you understand why you are the way you are, what is your own reality, and when we do not investigate about that, we are somewhere an incomplete human being.